हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 4 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में देश के प्राचीन शारदा पीठ में शारदा अष्टमी पर आजादी के बाद पहली बार पुष्प अर्पित किए गए हैं। यह शारदा पीठ कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी गुलाम कश्मीर, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी शिलोंग। देखिए, आजादी के बाद पहली बार गुलाम कश्मीर स्थित शारदा पीठ मंदिर में पुष्प अर्पित किए गए हैं। एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति ने मंदिर में शारदा अष्टमी से पहले पुष्प चढ़ाकर आपसी भाईचारे की मिसाल कायम की है। यह ऑल पार्टीज माइग्रेट कोऑर्डिनेशन के प्रयास से संभव हो पाया है। शारदा पीठ कश्मीर पंडितों के आस्था का केंद्र है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी शक्तिपीठ मानी जाने वाली गुलाम कश्मीर स्थित शारदा पीठ को खोलने के लिए कश्मीरी पंडितों का संगठन वर्षों से संघर्ष कर रहा है। कई बार संगठन के चेयरमैन देश के विभिन्न भागों में भूख हड़ताल पर रह चुके हैं। इस साल 26 अगस्त को शारदा अष्टमी थी। ऑल पार्टीज माइग्रेट कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन विनोद पंडित ने गुलाम कश्मीर की सिविल सोसाइटी के सदस्यों से संपर्क साधा। उन्होंने रईस अहमद को मेल के माध्यम से शारदा अष्टमी पर पीठ में जाकर फूल चढ़ाने को कहा। इस अनुरोध को स्वीकार कर रईस अहमद ने पहली बार पीठ पर फूल चढ़ाए। साल 1947 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि इस पीठ पर किसी व्यक्ति ने फूल चढ़ाए हो। पीठ जर्जर हालत में है। ऑल पार्टीज माइग्रेट कोऑर्डिनेशन को कश्मीर में बंद पड़े कई मंदिर खुलवाने के अलावा गंगबल और कोशर नाग यात्राएं शुरू करवाने का भी श्रेय दिया जाता है। पिछले साल पाकिस्तान सरकार ने इस जगह पर कॉरिडोर बनाने को मंजूरी दी थी। इससे भारत में हिंदू श्रद्धालुओं को शारदा पीठ में जाने की इजाजत दी जानी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलाम कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण पूरा हुआ है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी प्रयागराज। देखिए, गाजियाबाद में इंदिरापुरम में उत्तर प्रदेश का पहला कैलाश मानसरोवर भवन हर वर्ष लाखों लीटर वर्षा जल संरक्षण कर भूजल स्तर को बढ़ाएगा। इससे गिरते भूजल स्तर में बड़ी राहत मिलेगी। भवन में वर्षा जल संग्रहण के लिए 31,500 लीटर क्षमता के 3 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं। कैलाश मानसरोवर भवन की छत व परिसर का वर्षा जल संग्रहण के लिए 3 अंडरग्राउंड पीठ बनाए गए हैं। प्रत्येक पीठ में 10,500 लीटर पानी एक बार में आएगा। क्षेत्रीय भूजल अधिकारी के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लीटर वर्षा जल पीठ के भूजल स्तर को बढ़ाएगा। भवन में बरगद, पीपल, नीम, आम के 50 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण पूरा हो गया है। 15 दिन में भवन को धर्मार्थ विभाग को हैंडओवर करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में इसकी नींव रखी थी। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम ने भवन का निर्माण किया है। भवन की आंतरिक दीवारों को बनाने में कोयले की राख से बनी ईंटों का प्रयोग किया गया है। भवन में 4 लिफ्ट के साथ सभी कमरों में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए निःशुल्क सुविधा दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजियाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के और कम स्टाफ होने के आंकड़े जारी किए गए हैं। यह आंकड़ा कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन बी राज्य मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। देखिए, देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2019 में देश की जेलों में कुल 4.78 लाख कैदी थे, जबकि इन जेलों की वास्तविक क्षमता 4.03 लाख कैदियों की थी। दूसरी ओर जेलों में मौजूदा स्टाफ की संख्या भी कम हुई है। स्टाफ के लिए स्वीकृत संख्या 87,599 है, जबकि 31 दिसंबर 2019 तक इनकी वास्तविक संख्या 60,787 की थी। आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि क्या देश में जेलों का हाल यही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर तीव्र आलोचना की गई है। यह परियोजना कौन से देश से संबंधित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी भारत। देखिए, चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही अमेरिका ने चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर प्रहार कर दिया है। चीन की इस विशाल सरकारी कंपनी के अंतर्गत कार्य करने वाली सहायक कंपनियां दुनिया भर में OBOR के काम को आगे बढ़ा रही है।
इन्हीं में से एक चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी ने श्रीलंका के हबनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का विस्तार किया है। अमेरिका ने सीसीसीसी को छोटे देशों को चीन के कर्ज के जाल में फांसने में सहयोगी पाया है। दुनिया के देशों को सहयोग के नाम पर कर्ज के जाल में फंसाने की नीति चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सोची समझी रणनीति है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में भी सीसीसी के सहायक कंपनी अपना जाल फैला रही है। इसने यहां पर सड़क निर्माण का बड़ा ठेका पाने के लिए संबंधित मंत्रालय के अधिकारी को चाय के पैकेट में रिश्वत देने की कोशिश की। इसी तरह की हरकत के कारण विश्व बैंक ने 2009 में फिलीपींस में उसके धन से चलने वाली परियोजनाओं में सीसीसीसी के निविदा डालने पर रोक लगा दी थी। ओबीओआर के कार्यों को अंजाम देने के लिए 4 टाइम्स सी चीन का सबसे बड़ा माध्यम है। दुनिया में 157 देशों में 923 परियोजनाओं पर इस समय कंपनी का काम चल रहा है। कंपनी ने श्रीलंका का हबनटोटा, पाकिस्तान का ग्वादर, इटली के ट्रीस्ट और गेयोना बंदरगाह विकसित किए हैं। ये सभी बंदरगाह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। फिच रेटिंग कंपनी के मुताबिक 2013 में ओबीओआर के शुरू होने के बाद से अब तक 4 टाइम्स सी ने अपने 63 अरब डॉलर यानी करीब 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ठेके प्राप्त किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से विख्यात देश की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नंदिनी मुकुंदर, ऑप्शन बी डॉक्टर सावित्री श्रीवास्तव, ऑप्शन सी डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन डी डॉक्टर शिवरामकृष्ण अय्यर पद्मावती। देखिए, देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवरामकृष्ण अय्यर पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 से निधन हो गया। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ने बताया कि डॉक्टर पद्मावती का पिछले 11 दिन से एनएचआई में इलाज चल रहा था। उनका 29 अगस्त को कोरोना के कारण निधन हो गया। वो संक्रमित थी। डॉक्टर पद्मावती का जन्म म्यांमार में हुआ था, मगर वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण के बाद भारत आ गई थी। बता दें कि एक नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना 1981 में उन्होंने ही की थी और इसके अध्यक्ष और निदेशक के रूप में सेवा दी। वर्ष 2003 में उन्हें हार्वर्ड मेडिकल अवार्ड मिला था। 1975 में बीसी रॉय अवार्ड, 1975 में कमला मेनन रिसर्च अवार्ड और कई अन्य पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने अविवाहित रहकर खुद को देश और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भी पूरी तरह सक्रिय रही। 2015 के अंत तक वो दिन भर 12 घंटे सप्ताह में 5 दिन एनएचआई में काम कर रही थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर शिवरामकृष्ण अय्यर पद्मावती। ये वाला जो डॉक्टर ऑप्शन सी है डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, ये देश की पहली महिला डॉक्टर है। ठीक है, ये वाला ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही के दौरान देश में सकल घरेलू उत्पाद में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन ए -23.9, ऑप्शन बी 22.5, ऑप्शन सी -22.5, ऑप्शन डी 23.9। देखिए, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान देश में सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर कृषि सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो खनन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे रोजगार देने वाले औद्योगिक सेक्टर में 23 से 50% तक की गिरावट है। जीडीपी के आंकड़ों में बता रहे हैं कि पहले से ही सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र कोरोना के चलते गंभीर मंदी से गुजर रहे हैं। राजकोषीय घाटे के आंकड़े भी अच्छे नहीं हैं। इन्हें पटरी पर लाने के लिए सरकार को और बहुत ज्यादा कोशिश करनी होगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में जीडीपी का आकार 26.9 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष समान तिमाही में 35.35 लाख करोड़ रुपए का था। पिछले वर्ष समान अवधि में यह विकास दर उससे एक वर्ष पहले यानी अप्रैल-जून 2018 के मुकाबले 5.2% रही थी। जुलाई में 8 प्रमुख ढांचागत उद्योगों में 9.6% की गिरावट हुई है। अभी भी अधिकांश राज्यों में आर्थिक गतिविधियां सामान्य नहीं है। बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में फैक्ट्रियों के कामकाज पर कई बंदिशें हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए -23.9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2 अग्रणी घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ
2580 करोड़ रुपए की लागत से सेना की 6 रेजिमेंट के लिए पिनाक रॉकेट लॉन्चर की खरीद का सौदा किया है। यह सौदा किन 2 घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ किया गया है? ऑप्शन ए एस्ट्रा माइक्रोवेव और भारत फोर्स, ऑप्शन बी कल्याणी ग्रुप और गॉर्डन रेस शिपबिल्डर्स, ऑप्शन सी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लॉर्सन एंड टूब्रो, ऑप्शन डी HTNP इंडस्ट्रीज और SSS डिफेंस। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने 2 अग्रणी घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ 2580 करोड़ रुपए की लागत से सेना की 6 रेजिमेंट्स के लिए पिनॉक रॉकेट लॉन्चरों की खरीद का सौदा किया है। अधिकारियों ने बताया कि सशस्त्र बलों की ऑपरेशन तैयारियों को और मजबूत कराने के लिए पिनॉक रेजिमेंट्स को चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसके लिए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और इंजीनियरिंग क्षेत्र की बड़ी कंपनी लॉर्सन एंड टूब्रो के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भी इस परियोजना का हिस्सा होगी। वह इन वाहनों की आपूर्ति करेगी जिन पर रॉकेट लॉन्चरों को फिट किया जाएगा। एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 6 पिनाक रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम और 45 कमांड पोस्ट के साथ 114 लॉन्चर होंगे। इन रेजिमेंट्स का ऑपरेशन 2024 तक शुरू करने की योजना है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हथियार प्रणाली में 70% सामग्री स्वदेशी होंगी। पिनॉक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को देश में ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डिजाइन और विकसित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लॉर्सन एंड टूब्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कैलाश मानसरोवर के पास मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल DF-21 तैनात की गई है। यह मिसाइल प्रणाली कौन से देश द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। देखिए, चीन ने कैलाश मानसरोवर झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण करके जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइलों को तैनात किया है। चीन के इस कदम से भारत के साथ उसके संबंध सीमा पर और भी तनावपूर्ण होने के पूरे आसार हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार चीन ने कैलाश मानसरोवर के इलाके में न केवल अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाया है, बल्कि वो मानसरोवर के पास एक मिसाइल साइट का निर्माण भी कर रहा है। चीन नहीं जानता कि सीमा पर शांति हो। रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में रक्षा क्षेत्र विशेष के प्रोफेसर गिरीश कांत पांडे ने फोन पर एपिक टाइम्स को बताया कि कैलाश मानसरोवर में मिसाइल बेस बनाना चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों की व्यापक सैन्यकरण करने की नीति के तहत किया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर के पास DF-21 नाम की मिसाइल तैनात की गई है। यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इसके दायरे में नई दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी प्रमुख शहर आते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती का घर कहे जाने वाले पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं समेत 4 धामों में जुड़े हुए हैं। भारत के सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। तिब्बती बौद्ध इस पर्वत को राजा रिम्पोचे बुलाते हैं। वहां जैन धर्म के लोग उसे अस्तपाड़ा पर्वत कहते हैं, जहां उनके 24 धर्म गुरुओं में से पहले का धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह तिब्बत में बौद्ध धर्म से पहले के बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार ताई पर्वत पर आकाश की देवी सिम्पाईमेन का वास है। ऐसे पावन स्थल पर मिसाइल की तैनाती चीन की तानाशाही रवैये को स्पष्ट उदाहरण है। चीन की इस मिसाइल साइट 4 नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली के उद्गम स्थल पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन से पूर्वोत्तर राज्य में के मुख्य सचिव को पिछले 4 महीने के दौरान राज्य में 877 नवजात और 61 गर्भवती महिलाओं की मौत के बारे में पत्र लिखा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मेघालय के मुख्य सचिव को पिछले 4 महीने के दौरान राज्य में 877 नवजातों और 61 गर्भवती महिलाओं की मौतों के बारे में पत्र लिखा है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 से संघर्ष में स्वास्थ्य तंत्र के जुटे होने के कारण अस्पतालों में भर्ती नहीं हुई और चिकित्सकीय रूप से ध्यान नहीं दिया जा सका। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक अमन वार ने कहा कि नवजात शिशु की मौत चिकित्सकीय ध्यान और देखभाल में कमी और जन्म के समय दम घुटने से हुई है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राज्य के मुख्य सचिव MS राव को भेजे गए पत्र में कहा कि ये मौतें गंभीर चिंता का विषय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय सेना को विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी इंटरनेट संचार माध्यम प्रदान करने वाली सेटकॉम किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत डायनेमिक्स,
एम्युनिशन एंड मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन सी भारत अर्थ मूवर्स ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की देहरादून स्थित डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी यानी डील ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी इंटरनेट युक्त संचार माध्यम विकसित करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। डील ने ऐसा सेटकॉम टर्मिनल विकसित किया है जिसका वजन महज 800 ग्राम है। वहीं डील ने पूर्व में जो सेटकॉम टर्मिनल बनाया था उसका वजन करीब 10 किलोग्राम था। लिहाजा अब सीमा पर निगरानी के लिए हमारे जाबाजों को अधिक भार भी नहीं ढोना पड़ेगा। डीआरडीओ के ही देहरादून स्थित यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान में रविवार को आयोजित इंडस्ट्री मीट में इस उपकरण को प्रदर्शनी में रखा गया था। रक्षा अनुसंधान विज्ञानियों ने बताया कि यह एक तरह की हैंड यानी हाथ से आसानी से पकड़ी जाने वाली डिवाइस है। सेटकॉम टर्मिनल सैटेलाइट से जुड़ा होता है और इसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र के चित्र व वीडियो भेजे जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इसमें कॉलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। डील के निदेशक पी.के. शर्मा ने बताया कि अभी इस तरह की 100 डिवाइस तैयार हो गई है और सेना ने इसकी खासी दिलचस्पी दिखाई है। सेटकॉम की तकनीक को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया है। अब भविष्य में सेना की जरूरत के मुताबिक सेटकॉम के बड़े स्तर पर निर्माण बेल में ही किया जाएगा। डील के वैज्ञानिकों ने बताया कि सेटकॉम टर्मिनल का प्रयोग गलवान और डोकलाम की चीन की सेना के साथ तानातनी के दौरान किया जा चुका है। इस रक्षा उपकरण के माध्यम से हमारे जाबाजों ने वहां के हालात के चित्र और लाइव वीडियो इसके जरिए भेजे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।